हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो चल ही रहा होगा आपका। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं 6 क्लास का। हम लोग SCRT पढ़ रहे थे, अतीत से वर्तमान, पार्ट 1 है 6 क्लास का। बहुत बेहतर मटेरियल है ना। हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्याय 5 कर चुके हैं। अभी हम लोग प्रवेश करेंगे अध्याय 6 में। अध्याय 6 में प्रवेश करेंगे और जीवन के विभिन्न आयाम जो है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। देखिए, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग प्रारंभ हो गया। हालांकि हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, नहीं कि संस्कृति का। प्रश्न पूछा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, है ना। सॉरी, हम लोग देखेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक ग्रामीण सभ्यता आती है जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। हमने प्राचीन भारत के इतिहास में पूरी दुनिया का, पूरे विश्व के सभ्यताओं को अगर हम लोग समान रखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भारत की हड़प्पा सभ्यता सबसे अद्वितीय थी, है ना। नगर नियोजन को लेकर के और जल निकास प्रणाली को लेकर के समकालीन जितने भी सभ्यता है, ऐसी व्यवस्था, ऐसी पद्धति कहीं नहीं मिलती है, केवल सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकरण सभ्यता थी, एक नगरीकृत व्यवस्था थी, एक साम्राज्य था। लेकिन जब इसका पतन हो गया 1750 BC या 1700 BC में, तब उसके बाद हमारे भारत में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है। वही हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। अगर हम लोग देखें तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। पूछा जा सकता है आपसे, है ना। 2 भाग हो जाएंगे इसके। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का अगर हम लोग कालखंड में इसको बांट के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक इसको हम रखते हैं किसमें, ऋग्वैदिक काल में, है ना। सेकंड हमारा जो है उत्तर वैदिक काल, तो 1000 BC से लेकर के 600 BC हो जाता है ना। ऋग्वैदिक काल को 1500 से BC से लेकर के 1000 BC और उत्तर वैदिक काल को हम लोग देखेंगे 1000 BC से 600, है ना, ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग इसी में देखेंगे, है ना। कहता है कि पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है ना। किसको रखा गया, तो पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत किसको रखा है, सिर्फ केवल एक ही ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। जबकि कहता है कि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत इसके 3 जो वेद हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यजुर्वेद हो जाएंगे, सामवेद हो जाएंगे और अथर्ववेद हो जाते हैं और इनका संबंध है उत्तर वैदिक काल से हो जाता है। ये 3 ग्रंथ जो आप देख रहे हैं उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कहता है कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित है। पूछा जा सकता है, ऋग्वैदिक छोड़ दीजिए तो सारे के सारे जो कालखंड है आपको उत्तर वैदिक काल से ही हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में बात करें तो हम लोगों ने देखा वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेद 4 हो जाएंगे, है ना। एक ऋग्वेद हो जाएगा, है ना। उसके बाद यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितने ब्राह्मण हैं, कितने वेद हैं, कितने वेदांग हैं, है ना। तो यहाँ पे ब्राह्मण की संख्या 9 हो जाता है और वेदांग की संख्या 6 हो जाएगा और आरण्यक की संख्या 6 हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इसे याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे देखिए कहता है कि प्रारंभिक उपनिषद की संख्या कितना थी, तो प्रारंभिक उपनिषद की संख्या हम लोग देखेंगे तो 13 हो जाता है। अगर हम लोग कुल उपनिषद की संख्या देखें तो 108 हो जाता है ना। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, सुना हुआ, है ना।
वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। वेद की भाषा को प्राक या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, है ना। वेद की भाषा को क्या कहते हैं? प्राक या वैदिक, है ना, वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। और वेदों की प्रथाओं की रचना करने वाले लोग जो हैं खुद को क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं, है ना। देखिए, वेदों की प्रथाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे। देखिए, आर्यों के बारे में कहें तो कहा जाता है कि लगभग 1500 बीसी में यह भारत में आते हैं, है ना। 1500 बीसी में यह भारत आते हैं और ये सबसे पहले भारत में आकर के सप्त सैंधव, है ना, सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि पंजाब का जो भूभाग है उसी भूभाग में ये लोग निवास करते हैं। और उन्हीं के बारे में कहता है कि वेदों की जो रचना करने वाले जो लोग हैं खुद को आर्य कहते हैं, है ना। और आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया है ना। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये प्रारंभ से ही आज जो पढ़े लिखे जो खास करके देखिएगा, अभी जो पढ़े लिखे जो पढ़ लिख गए, थोड़ा सा बौद्धिक और चेतना का विकास हो गया, तब देखिएगा ये मूर्ति पूजा, पाखंड, अंधविश्वास का विरोध करते हैं। और विरोध करने वालों में कौन है? ओबीसी वाले हो जाते हैं, है ना, एससी हो जाते हैं, एसटी हो जाते हैं, ये सारे लोग। और उस समय भी विरोध हो रहा था, है ना। ये वैदिक सभ्यता में भी इसका विरोध हो रहा था। कहता है ना, आर्यों के विरोधी कौन थे? दास एवं दस्यु। दास और दस्यु कौन है? यही तो है ना। कहा गया कि आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करते थे। आज भी कहाँ करता है लोग? धीरे धीरे पढ़ने वाले लोग जो थोड़ा सा चेतनशील हो गया, आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आर्य कहता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों समूहों से है। और ये देखिएगा, ये जो पूछा गया है ना, ये बीपीएससी में और यूपीएससी में सवाल पूछा गया। यूपीएससी का प्रश्न देखिएगा पूछा गया है, एससीईआरटी से किताबें। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या कहता है? विशेष भाषा बोलने वाले लोगों का क्या है? समूह है, समूह, है ना, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति भारत में लाया, है ना। नई संस्कृति क्या हुआ? भारत में लाया, ठीक है। संस्कृत भाषा यूरोपीय, क्या कहता है? संस्कृत भाषा यूरोपीय और भारत क्या है? यूरोपीय। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है आर्य का बसाव बताइए कहाँ पे है? आर्य का जो बसाव है यहाँ पे देखिए, कहता है कि वैदिक जो आर्य है कई समूह में भारत आए थे। कहा जाता है कि आर्य जो हैं कई समूह में भारत आए थे। और कहा जाता है कि जब आर्य भारत में आए तो उनका जो जन्म, यानी कि कह सकते हैं कि जन्म जो स्थली है, जिसको मध्य एशिया कहा जाता है ना, जिसको मध्य एशिया कहा जाता है। और वहाँ से चलकर ये एक यायावरी जाति थे जिसको घुमक्कड़ बोला जाता है ना। और ये चल करके अनेक ब्रांचों में भारत पहुँचे थे, है ना। और भारत में ब्रांच में पहुँचे तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में आते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश जो पंजाब का क्षेत्र है ना। आज निवास स्थल के सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे सप्त सैंधव जो है, सिंधु एवं उनकी 5 जो सहायक नदियाँ हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, जो 7 सहायक नदियाँ हैं, जिसको हम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ऐसे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सरस्वती, द्वस्तती, है ना। इसी चीज़ को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। और यही एरिया था जहाँ पर आर्य आकर के सबसे पहले बस जाते हैं, है ना। यहाँ देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है यहाँ पे गंगा यमुना दोआब, है ना। गंगा यमुना दोआब जो है, गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, गंगा यमुना जो दोआब है, दोआब में क्या होता है? ज़मीन जो है बड़ा उपजाऊ हो जाता है। 2 नदियों के बीच में जब आप भूभाग को देखेंगे, जब स्थल को देखेंगे, मैदान देखेंगे,
तो वहाँ का जो ज़मीन होता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि आगे हम लोग देखेंगे, तो ये कहता है यहाँ पे ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन मानते थे, है ना। ऋग्वेद में कहा गया कि देखिए ऋग्वेद में ही गाय की प्रधानता सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। कहा जाता है कि जिसके पास जितना गाय होगा वह उतना ही अमीर होता है ना। और ये भी कहा जाता है कि हर चीज़ का नाम गाय पर ही आधारित हो जाता था। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे में अगर आपको देखना हो तो अगर कोई ब्राह्मण अगर किसी की हत्या कर दे, है ना, कोई क्षत्रिय हत्या कर दे, कोई वैश्य हत्या कर दे, कोई शूद्र हत्या कर दे, तो चारों का जो दंड विधान था कुछ अलग टाइप के था। जैसे आप देख सकते हैं ब्राह्मणों को क्या था, दान दे करके, वो गाय को दान दे करके ये ले करके वो छूट सकते थे। तो ये कंडीशन जो बनाई गई, जो बाद में या जाति व्यवस्था में इसको निहित कर दिया गया, जो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक संरचना को जटिल बना दिया, है ना। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और ये जो गाय की प्रधानता हुआ, इसी में पहली बार ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले गाय का मीट खाना शुरू, अगर प्राचीन भारत का इतिहास ठीक से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहीं पे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वो चीज़ वो लोग खाते हैं, है ना। और ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखता है। मुसलमान तो बाद की बात आता है, बहुत बाद की बात, 750 वो बाद की बात होता है, सबसे पहले ये हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछता है ना। इसे याद रखिएगा, 10 मंडल है और यहाँ से प्रश्न पूछता है। जैसे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है ना। और गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गाय का जो उल्लेख है ना, 3रे मंडल में जो मिलता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना, 3रे मंडल में, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि संबंधी जो उल्लेख है 4थे मंडल में है। कृषि का उल्लेख जो है, कृषि का, है ना, वो 4थे मंडल में हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र नदी, देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी देखिए क्या हो जाता है, सरस्वती नदी हो जाएगा। सबसे नया वेद की बात करें तो नया जो वेद है वो आपका अथर्ववेद हो जाएगा, है ना। सबसे नया वेद क्या होगा, अथर्ववेद हो जाता है। और वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे बलि कहते हैं। यह ऋग्वेद काल की बात है ना। ये सुरक्षा के लिए वो कबीलाई समाज होता था, सुरक्षा करने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए और आपदाओं से बचाने के लिए, है ना, और बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए वो कबीला एक बलि के तौर पे, है ना, अपने भरण पोषण को लिया करता था एक कर के तौर पे। लेकिन यही बलि जो है बाद में अनिवार्य हो जाता है उत्तर वैदिक काल में आते आते, है ना। चलिए देखते हैं आगे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है ना। कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, है ना, तो मुंडकोपनिषद हो जाता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। संगीत का जो जनक है सामवेद को कहा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। और यजुर्वेद में देखिए कर्मकांड का उल्लेख है। ये सारा का सारा आपको तो दे ही दिया है, अगर इसको अच्छा से पढ़ लीजिए तो बहुत इजी हो जाता है आपका कोई भी कंपटीशन, है ना। देखिए उत्तर यहाँ पे देखेंगे, यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड का, यानी कि जादू टोना ये सारा जो अंधविश्वास है यहीं पे तो मिलेगा यजुर्वेद में, है ना, कर्मकांड का। संगीत का जनक अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, सामवेद हो जाएगा। और उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का क्या हो जाता है, प्रमुख धंधा था, प्रमुख धंधा।
कब उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा होता है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग काल पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन होता है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक तो ऋग्वैदिक काल, इसमें हम लोग देख लें तो ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के है ना 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें कहा जा रहा है ऋग्वेद में कि गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला है ना दूसरे कबीले के साथ अक्सर हमेशा युद्ध होता रहता था, है ना। देखिए लड़ाइयाँ भी जितनी हुई है वो अधिकतर किसके लिए है, जब हम किसी चीज़ को अपना वस्तु समझने लगे ना, ठीक है, तो लड़ाइयाँ होना लाजमी हो जाता है। ऐसे इस दुनिया में जितने भी लड़ाइयाँ होते हैं 3 कारणों से होता है। आपके गांव में भी ऐसा कहावत सुनने को मिलता होगा, जर जोरू जमीन, है ना। 3 वजह ही कारण बनते हैं लड़ाई और झगड़े का, और यही कारण यहाँ भी बनता है ना। गाय को प्राप्त करने के लिए हर एक कबीला दूसरे कबीले के साथ हमेशा युद्ध में लगा रहता था। देखिए कहता है कि गोधन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन को चुनाव किया जाता था जो बहादुर हो, है ना। गाय की सुरक्षा और रक्षा के लिए अभी आप देखते होंगे अभी वर्तमान में जिस तरीके से गौ रक्षक दल जो है ना, ये एक्टिव नज़र आते हैं कभी कभी, जिनका तरीका कुछ गलत तरीके से हो जाता है, वही सब चीज़ें यही व्यवस्था थी। और सेम टू सेम कभी आप देखिएगा इस तरह की बातें अभी वर्तमान में कोई विद्वान जैसे लोग हैं कभी कभी चर्चा कर देते हैं। डिबेट आप लोग को देखना चाहिए, डिबेट से बहुत सारे चीज़ का पर्दाफाश होता है ना। अगर कोई इतिहासकार बैठ कर के इस बात पर डिबेट करने लगे तो मज़ा आ जाता है। आपके सामने जो ओझल है चीज़ें, है ना, जो परछाइयों में दिख रहा है वो एकदम पारदर्शी स्पष्ट दिखेगा। इतिहासकार अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कोई जाति धर्म का चश्मा नहीं पहने होते हैं। उनका हम भी जो भी बताया है, मैंने जो पढ़ा है इतिहास में, बहुत ऐसे किताबें हैं जिसमें लिखा हुआ, अगर आप झांसी श्रीमाली का किताब पढ़ेंगे, आप किसी श्रीवास्तव का किताब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग प्राचीन भारत के इतिहास में गजब का होगा। बहुत मोटा मोटा ग्रंथ है, यूपीएससी के लिए और रिसर्च के लिए कभी कभी इसको पढ़ा जाता है, हमने पढ़ा है इसको, है ना। गोधन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन का, है ना, चुनाव किया जाता था जो बहादुर हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है ना, कि ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। इस समय तो कोई उल्लेख ही नहीं था, है ना। ये कबीलाई समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। और यही बात यह कह रहा है ना। राजन एक क्या होता था, अगर हम बात करें तो देखिए कबीला सरदारों में सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है जिसका शारीरिक, यानी कि जो शरीर जो उसका हो बलशाली हो, जैसे आप देखते हैं भस्मासुर का, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा, तो वैसे लोगों को कबीला का सरदार बनाया जाता है, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उस कबीला के सारे लोगों का रक्षा करेगा, चाहे बाहरी आक्रमण से हो या किसी आपदा से हो। उसी की एवज में क्या होता था, उसी को या तो राजा मान लिया जाता था, है ना, या तो राजन मान लेते थे, और वही लोग सुरक्षा के एवज में वो लोग बलि नामक एक कर लेते थे, है ना, ताकि वो खुद का भरण पोषण कर सके, है ना। बाद में यही परिवर्तन हो करके यह जो कर था, बलि कर था, यह बाद में अनिवार्य रूप धारण कर लिया, है ना। तो यही सब चीज़ें कहता है ना। कहता है कि राजन एक कबीले के मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ कहता है कि ऋग्वैदिक काल में, है ना, ऋग्वैदिक काल में विद्या का सबसे ज़्यादा महत्व था, है ना। ऋग्वैदिक काल में विद्या का सबसे ज़्यादा महत्व था और बाद में घटता गया। फिर सभा और समिति आया, है ना, विद्वत, है ना। ऋग्वैदिक काल में विद्वत का सबसे ज़्यादा
विद्वत का सबसे ज़्यादा महत्व था। बाद में क्या हुआ, घटता गया। फिर सभा और समितियां आया और सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे, है ना। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे और समिति आम लोगों की संस्था थी। इस बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था, है ना। यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि ऋग्वैदिक काल में विद्वत का सबसे ज़्यादा महत्व था, लेकिन बाद में सभा और समितियाँ भी आया और सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग ही शामिल थे। समिति की अगर बात करें तो समिति में कहता है कि जो जन समान के जो लोग हैं वही लोग इस समिति के सदस्य होते थे। और कहा जाता है कि इस बैठक में राजा का जो भाग है वो लेना अनिवार्य था, है ना। इस संस्था के बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी, पूछा जा सकता है ना। बेबी आई है। धीरे धीरे महिलाओं को क्या किया गया, इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। देखिए ऋग्वैदिक काल के मुख्य पेशा क्या था। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल का मुख्य पेशा क्या हो जाता है, पशुपालन हो जाता है ना। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में कृषि हो जाता है बाद में, है ना। देखिए ऋग्वेद में एक अनाज यौ का उल्लेख है ना। पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में एक अनाज जो है यौ का उल्लेख मिलता है। ये लोग यौ की खेती कबीला से करते थे। यह आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाता था। याद रखिए यौ, है ना। यौ की खेती का प्रमाण और साक्ष्य जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि अनाज के रूप में यौ जो है उसका उत्पादन किया जाता था। यहाँ देखिए इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है। पूछा गया है, इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है ना। क्या कहा गया है, युद्ध को इंद्र का देवता कहा गया है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है ना। ये सवाल जो है आपसे पूछा जाता है कि बताइए इंद्र को क्या बोलते हैं, तो युद्ध का देवता बोलते हैं, है ना। और इसका उल्लेख है ऋग्वेद में इसका उल्लेख है 200 बार आया है ना। इंद्र को क्या बोलते हैं, युद्ध का देवता बोलते हैं। और इसका उल्लेख कितना बार आया है, 250 बार आया है ना। 250 बार आया है, इसको याद रखिएगा। 250 बार आया है ना। पूछा जा सकता है, इंद्र का 250 बार और अग्नि का 200 बार होता है ना। इंद्र का युद्ध का देवता कहा जाता है और आग का देवता किसको बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं, है ना। अग्नि को बोलते हैं। देखिए इसमें कहता है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, है ना, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन, है ना, वैश्य और शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई है ना। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में क्या मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है किसकी चर्चा मिलता है। बहुत बार ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है ना। तो देखिए ऋग्वेद में एक बार और देख सकते हैं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, है ना, पूछा गया सवाल है आपसे, बहुत भी है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल यहाँ पे देखिए 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक हो जाता है। इसमें कहता है कि आर्य जो है पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे थे, है ना। पूछा जाता है, बहुत भी है। उत्तर वैदिक काल में हमने खुद कहा था कि ऋग्वेद को 2 भागों में बांट के आप पढ़ेंगे। एक ऋग्वैदिक काल हो जाता है या वैदिक काल हो जाता है, दूसरा उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC से 600 BC हो जाता है, ठीक है। देखिए उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ, है ना। और यहीं से खेती प्रारंभ हो जाता है। और जब लोहा मिलता है, जब लोग खेती करने लगेगा, है ना, तो सोचेगा कि वहीं पे अस्थाई अपना घर बना ले। तो अस्थायित्व जो निवास है वहीं से प्रारंभ होता है ना। उत्तरी भारत में लौह युग की खोज हो जाती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे हस्तिनापुर, है ना। हस्तिनापुर क्या है, दिल्ली को कहते हैं ना। यहाँ पे देखिए आलमगीरपुर, अंतरजी खेड़ा आदि स्थानों पर लौह के युद्ध के अस्त्र का अवशेष मिला है। पूछा जा सकता है आपसे कि लोहा के अस्त्र शस्त्र का जो साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अंतरजी खेड़ा, है ना।
और देखिए ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले यहाँ पे होते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। देखिए कहते हैं यहाँ पे कि ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर जनपद को क्या किया, जन्म दे रहे थे, है ना। और बाद में हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे, 16 महाजनपद भी पढ़ेंगे और 16 महाजनपदों का चर्चा भी आपको मिलेगा। यही कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे जो कबीले हैं जिसको हम लोग जन कहते हैं, जन के बाद क्या हुआ, जनपद आया, और जनपद के बाद क्या हुआ, महाजनपद हो जाता है ना। जन एक दूसरे में विलीन होकर के क्या हुआ, जनपद हुए, और यही जनपद एक दूसरे को मिला करके महाजनपद हो जाते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद होता है। अब इसका उदाहरण हम लोग देखें, कुरु एवं भरत जन को मिला करके क्या बना, पुरु बना, है ना, पुरु जनपद हो जाता है। कुरु एवं भरत जन को मिला करके पुरु हो जाता है। और यहाँ पे देखिए दुर्वश और कृवि जन को मिला करके, दुर्वश और कृवि जन को मिला करके पंचाल जनपद होता है। इसे रट लीजिए, बहुत भी है ना, पूछा जाता है। दुर्वश जो है और कृवि जो जन को मिला करके कौन सा जनपद बनता है, तो पंचाल जनपद हो जाएगा, है ना। देखिए राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा इसको, है ना। यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा और समिति जैसे सामुदायिक जो संस्थाएं थी वो कमजोर पड़ने लगी तथा राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई। पहले क्या था कि सभा और समिति के पास इतना पावर था कि राजा भी उससे डरता था, लेकिन जैसे जैसे राजा की शक्तियों में बढ़ोतरी होती गई वैसे वैसे सभा और समितियाँ कमज़ोर हो गई, है ना। अब ज़रूरी नहीं कि उसके बातों को स्वीकार किया जाए। अब ऐसी संस्थाएं उनको सलाह देने वाली, मशवरा देने वाला एक संस्था ही बन के रह गई। यही बात कहता है आपसे, कहता है कि बलि, है ना, जो हम लोगों ने ऋग्वेद काल में देखा था कि एक कबीला स्वेच्छा से लोगों से वो कर लेता है अनाज के रूप में या कोई भी चीज़ के रूप में, जो उत्तर वैदिक काल में आते आते यह क्या हो जाता, अनिवार्य कर दिया, है ना। चाहे कुछ भी हो आपको किसी भी हालत में देना होगा, है ना। बलि जो स्वेच्छा से लोग देते थे उस पर अब राजा ने अनिवार्य कर में बदल दिया, है ना। और यहाँ पे देखिए कहता है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में विभाजित किया। देखिए यहीं से शुरुआत होता है। सारा जो लफड़ा है भारत में, जो जातीय संरचना जो इतना जटिल बना दिया गया, समाज के अंदर जो समरसता, जो प्रेम हड़प्पा सभ्यता में या पूर्व पाषाण कालों में हम लोग जो देखते हैं, इन आर्यों के आगमन के द्वारा समाज में बहुत सारा चीज़ें, अंधविश्वास, बहुत सारा कुरीतियाँ, बहुत सारा चीज़ें मतलब विद्यमान इस तरह से बना दिया गया कि लोग आज भी बहुत सारा मतलब समझिए कि अपना मानसिक और शारीरिक किसी में विकास जो है यहीं पर रुक जाता है। तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में विभाजित किया। देखिए यह इतिहास कहता है कि पुरोहितों ने लोगों को क्या किया, 4 वर्ग में विभाजित किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये काम भगवान का है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे जो परमेश्वर हैं उनके बारे में कहता है। काम कोई और किया और नाम किसी और के बारे में किया कहा जाता है ना। तो ये खुद लिखता है पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। वर्ण व्यवस्था जिसका वर्णन हमको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है ना। देखिए ब्राह्मण का काम क्या है, वेद का अध्ययन करना है ना। और क्षत्रिय का काम क्या है, युद्ध करना है और लोगों की रक्षा करना है। और वर्ण व्यवस्था में जैसे पुरोहित लोगों ने 4 वर्ग में विभाजन किया तो 4 लोगों को अलग अलग काम में भी बांट दिया। जैसे ब्राह्मण का काम था है ना, पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान वेद का अध्ययन ही करना। क्षत्रियों का सिर्फ काम रहा युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम था कृषक और व्यापारी, और जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा थी भारत में, जो वर्तमान में ओबीसी SC ST हो जाते हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है ना। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन शूद्रों को इन तीनों को सिर्फ सेवा करने का ही अधिकार था, है ना। ये वर्ण व्यवस्था में
लिखा गया। शूद्र को 3 वर्णों की क्या है, सेवा करने का ही सिर्फ अधिकार था, है ना। यानी कि बाकी सब चीज़ों से क्या किया गया, वंचित रख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था, है ना। देखिए क्या कहता है, महिलाओं को और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। यहीं पे एक सुर तुलसीदास है जिन्होंने लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। जब इसका अर्थ समझेंगे तब आपको बड़ा अजीब लगेगा। इसका व्याख्या जब आप समझेंगे, अगर आपको इसका व्याख्या कहीं अगर याद है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, अच्छा लगेगा, है ना। आपसे बात करके अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट्स में अच्छी अच्छी बातें भी कहते हैं, है ना। काफ़ी मोटिवेट मिलता है हमको और अच्छा लगता है कि कम से कम आप पढ़ लिख रहे हैं। तो पुरोहितों के यहाँ कहता है कि महिलाओं तथा शूद्रों को क्या था, वेदों के अध्ययन का अधिकार जो है प्राप्त नहीं था, है ना, जिसके वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। कहता है यहाँ पे कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, है ना। ठीक है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, जैसे क्षत्रिय का संतान। बाकी सब चीज़ें तो समझ में गए होंगे, है ना। आगे देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा की बात है। वैदिक कालीन शिक्षा देखिए, कहता है कि वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, है ना। जैसे मानते हैं कि कहा जाता है कि अगर एक अगर कोई टीचर है ना, टीचर है तो टीचर का जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट अगर है तो उन्हें बिठा करके सारी कहानी जुबानी याद कराया जाता था, ठीक है। फिर वो किसी और को जुबानी याद कराते थे, यानी कि मौखिक रूप से बोल करके लिखने उखने की कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं, न लोग शायद जानते होंगे, है ना। तो यही चीज़ें कहता है कि वैदिक काल में क्या थी, मौखिक रूप से शिक्षा दिया जाता था, है ना। और शिक्षा के लिए विद्यार्थी को एक मिनट शिक्षा के लिए विद्यार्थी को क्या करना पड़ता था, यहाँ पे देखिए, शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष रहना पड़ता था, है ना। 12 वर्ष तक गुरु, शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष रहना पड़ता था। और देखिए कहता है यहाँ पे कि शिक्षार्थियों को वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था, है ना, कंठस्थ कराया जाता था। और वेद के अलावे गणित एवं व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी, ठीक है। ये है उस समय की शिक्षा व्यवस्था। उस शिक्षा व्यवस्था में आपसे पूछा जा सकता है कि किनको शिक्षा का ही सिर्फ अधिकार था, किनको शिक्षा के हर अधिकारों से वंचित और महरूम रखा जाता था, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखा जाए, आरोणी की कहानी, आप लोग किताब पढ़िएगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। आरोणी की कहानी जो है उसमें पढ़िएगा, वो थोड़ा डिटेल्स में दिया है, हम लोग क्या पूरा उसको कहानी सुना है जो पूछा भी नहीं जाएगा। आरोणी वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उदालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। उदालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होता है। अगला हम लोग देखेंगे इनाम गाँव, है ना, इनाम गाँव हो जाता है। कहानी सुनाएंगे तो बड़ी लंबा टाइम हो जाएगा, पता चलेगा कि आपको अभी एग्ज़ाम का टाइम है, टाइम पास करने वाला काम हमसे नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम ही हमारी प्राथमिकता बनती है, आपका फाइट करना ही मेरा उद्देश्य हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में पड़ेगा। इनाम गांव पूछा जाता है आपसे, बहुत भी आई है। इनाम गांव जो है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्र बस्ती है ना। और ये पूछा जाता है, बहुत भी आई, इसलिए मैंने कहा इनाम गांव का संबंध क्या, तो ताम्रपाषाणिक ये स्थल हो जाता है, ताम्रपाषाणिक स्थल, है ना। चालकोलिथी के नाम से जानते हैं। इनाम गांव के लोग जो हैं मिट्टी से बनी झोपड़ियों, छत फूस की बनी होती थी। जैसे अभी भी देखते हैं गांव देहात में अगर जाएंगे तो ऐसा घर मिल जाता है। और यहाँ के लोग जो हैं बर्तन का उपयोग करते थे, है ना। कहाँ के, ताम्र बस्ती, ताम्रपाषाण काल की यहाँ पे गाँव बात हो रहा है, इनाम गाँव का। यहाँ पे देखिए कहता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा किया जाए, है ना। अब तो अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को। बड़ी शिकायत थी कि सर साफ नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोग बर्तन का
उपयोग करते थे जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति बनी होती थी, पूछा जा सकता है आपसे कि ताम्रपाषाणिक स्थल के लोग, है ना, जिस बर्तन का प्रयोग करते थे, है ना, उस पर किस रंग से कलई किया जाता था और किस आकृति की बनी होती थी। तो ये ज्यामितीय आकार की आकृति की होती थी और उस पर काले रंग का प्रयोग किया जाता था, है ना। देखिए इनाम गाँव इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत बार प्रश्न पूछा है ना। और देखिए SCERT में इसका चर्चा इतना अच्छा दिया है। इनाम गाँव में ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू जो है मृतकों को दफन करने का था, है ना। किसका? इनाम गांव में। इनाम गांव में जो ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का जो सबसे रोचक पहलू जो है ना, मृतकों को दफन करने का था। जैसे हम लोग देखेंगे आगे कहता है यहाँ पे कि एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। किसमें? मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। कहा गया कि मृतकों का मिट्टी का बर्तन, खाने पीने की वस्तु, औजार, हथियार, गहने खुदाई में मिले हैं। इसका मतलब ये था कि उनके साथ इन सभी सामग्री को भी उस व्यक्ति के साथ डाल दिया जाता था, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। हमारा है ये 7वां अध्याय हो जाता है ना। 7वां अध्याय हो जाता है और आपका टाइम कितना है? 2 बज गया, रात को 2 बज रहा अभी। चलिए तो हम लोग देखेंगे, हालांकि लंबा वीडियो ना हो जाए। हम लोग 7वां अध्याय जो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा जाएगा निश्चित तौर पे, चाहे जो भी हो, बुद्ध और जैन से पूछा ही जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, है ना। और कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करें। आप सभी लोगों का बड़ा ही डिमांड रहा है कि जल्दी ख़त्म किया जाए, है ना। हम कोशिश करेंगे आज ही इसको 3-4 एपिसोड बना के ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग अच्छे से इसका रिवाइज एक बार करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।